क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टाइम का और पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। टाइम और पोजीशन दिया गया है, तो टाइम यहां पे t है, पोजीशन यहां पे x है, इक्वेशन दिया गया, एक्सीलरेशन पूछा गया है। कितने बार हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर टाइम और पोजीशन दिया जाए, यहां पे आपका जो है x की 1 पावर है, तो पहले वेलोसिटी निकालो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2x + 1 dx/dt आएगा, तो dx/dt ये आपको वेलोसिटी दे देगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1 माइनस का 1 पावर। और फिर अगर आप इसको जो है v और x का रिलेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, v dv/dx। तो यहां से dv/dx निकालेंगे, तो dv/dx निकालेंगे तो माइनस का 1, 2x + 1 माइनस का 2 और साथ में 2, ये आ गया आपका, कितना आ गया, माइनस का 2/2x + 1 होल पावर 2, ये निकल के आया dv/dx। तो v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कितना, 2x + 1, यानी कि ये 1/2x + 1 है भाई, ये आ गया 1/2x + 1। एंड dv/dx क्या मिला है, dv/dx मिला है माइनस का 2/2x + 1 का होल स्क्वायर। चमका कोई ऑप्शन, क्या चमक गया, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 4th। कैलकुलस बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम है ये। कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, a model quantized motion of an electron uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit of the electron is NHE। क्वेश्चन में जरा इस लाइन का मतलब समझिए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमने यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा हुआ है BA cos थीटा। तो कह रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो NH/E है, लिख लिया। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, A फॉर एरिया जिससे फ्लक्स लिंक होगा, और क्वेश्चन में जो थीटा है वो 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और B आपके डायरेक्शन में सेम है। तो ये रिजल्ट आ गया, BA = NH/E, ये रिजल्ट आया। जो यहां तक का स्टेटमेंट था उसने हमको यहां तक पहुंचा दिया है, यहां तक के स्टेटमेंट ने हमको ये रिजल्ट दे दिया है, ये रिजल्ट दे दिया है। अब आगे लिखा हुआ है कि अब ये लाइन जो है हमारी वाली यूज कर लीजिए, यहां से यहां तक की लाइन कह रहा है क्वेश्चन हमारी यूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद में बोर्ड्स मॉडल, नील्स बोर का जो मॉडल है उसकी हेल्प लीजिए। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट बताइए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से लिखे तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I × एरिया। I माने करंट, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो करंट भी तो बनाएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चार्ज चक्कर लगाता है तो करंट निकालने के इतने सारे फार्मूले हैं। I = चार्ज/ एक चक्कर का टाइम, ऐसे भी करंट आता है। Q × F, Q माने चार्ज का वैल्यू, F मतलब फ्रीक्वेंसी, Q ω/2π इससे भी निकलता है, QV/2πr इससे भी निकलता है। तो मैंने यहाँ पे करंट निकालने के लिए इसको यूज किया, QV/2πr। अब QV इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है, वहां पर E है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है क्वेश्चन में E है, तो Q की जगह पे E लिख लिया जाए। और 2πr मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर पाथ है, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ है तो रेडियस R = क्या होगा, mv/qb। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहां पर E हो जाएगा भाई, यहां पर E हो जाएगा। V से V कट गया, क्या निकल के आया, करंट E², एक EA एक EA, साथ में B/में 2πm। करंट की वैल्यू यहां पुटअप कर दिया जाए, E² B/में 2πm। और A फॉर एरिया, एरिया की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ जाएगी, NH/। अच्छा क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि लोवेस्ट एनर्जी आप ले सकते हैं, तो लोवेस्ट एनर्जी का मतलब हो गया
कि n इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे n की वैल्यू n 1 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन ई बी। b से b कट हो गया, e से एक पावर e की कट हो गई, EH अपॉन 2 पाई एम, EH अपॉन 2 पाई एम कहां चमक रहा है, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा EH अपॉन 2 पाई एम। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर चले। 13 नंबर क्वेश्चन, कितने बार ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को FO से लिखते हैं, आई पीस की फोकल लेंथ को FE से लिखते हैं, और ट्यूब की लेंथ को 40 सेंटीमीटर लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं, और LDDV लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल D से लिखते हैं 25। तो वेरी वेरी स्पेशल केस, मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया मैग्नीफाइंग पावर, तो बहुत ही स्पेशल केस है, दैट इज LD अपॉन में FO FE, बहुत ही स्पेशल केस है। क्लास में बताया है कि इस केस के पीछे की जो लिमिटेशंस है वो क्या है। L फॉर लेंथ क्वेश्चन में 40 है, D फॉर 25, FO फॉर 2, FE फॉर 4, 4 5 और ये आ गया 20। L की वैल्यू 40 है, ठीक है, और ये 4, अच्छा गलत हो गया, 4 10 जा, ये 10 आ गया, 2 5 जा, और ये जो आपका 25 है, 25 ये वाला 25 इंटू 5 मिलके आ गया 125। कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। 13 भी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 के बाद 14, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोल्यूशन की आपको अगर बाद में हेल्प चाहिए तो स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा। अभी तक का जो पेपर है बहुत आसान है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपका वो व्हीट स्टोन वाला था थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ओवरऑल पेपर इज वेरी गुड। 14th नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दो इंक्लाइंड प्लेन है, क्वेश्चन कह रहा है दो इंक्लाइंड प्लेन है, तो दो इंक्लाइंड प्लेन है जिनकी लेंथ L है, L लेंथ के दो इंक्लाइंड प्लेन है, 45 डिग्री पर है। एक उसमें से स्मूथ है, दूसरा आपका जो है रफ है, यानी कि खुदरा है, वहां पर रफनेस है यानी कि फ्रिक्शन है। तो एक ऑब्जेक्ट वहां पे अगर स्मूथ वाले पर स्लाइड करता है और फिर रफ पर स्लाइड करता है तो रफ वाला 2 गुना टाइम लेता है, ट्वाइस लेता है। देखिए यहां पर सेटिंग सिचुएशन सेट हो गई है। ये स्मूथ वाला प्लेन है, अगर यहां से आपको ऑब्जेक्ट को फिसलना है तो एक्सेलरेशन G sin थीटा होगा, और ये रफ वाला प्लेन है, यहां से फिसलना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है। हम जानते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर ये स्मूथ वाले प्लेन पर फिसलने में टाइम T लगता है और रफ वाले प्लेन में नो डाउट ज्यादा समय लगेगा, तो ये टाइम हो गया NT। अगर हम ये बेसिक फंडा यूज करें S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, स्मूथ वाले के लिए S की वैल्यू L है क्वेश्चन में, क्योंकि प्लेन की लेंथ L दे रखी है। U क्योंकि फिसलने का जब काम होगा तो 0 से आप मोशन स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए S की इक्वेशन आ गई है नंबर 1। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट हम रफ वाले प्लेन के लिए यूज करें तो देखिए यूज किया, रिजल्ट ये आ गया। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड इक्वल है, S की वैल्यू L है बेटा। दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वल करते हैं तो वो जाना पहचाना कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में देख रहे थे तो आपको इस क्वेश्चन को यहां से डील करना है, इस जगह से, तभी ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ना। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये। म्यू माने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और 1 माइनस एन, अगर स्मूथ में फिसलने में T टाइम लगा है, रफ प्लेन पर फिसलने में स्लाइड करने में NT टाइम लगा है। क्वेश्चन में देखो उसने लिखा 2 टाइम्स, मतलब डबल, यानी n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 3/4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, सेकेंड ऑप्शन चमक रहा है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना हुआ है।
इक्वेशन भी दिया हुआ है, और इस मिली सेकेंड टाइम में यानी 15 मिली सेकेंड टाइम में D1 और D2 का हालचाल पूछा है कि D1 रिवर्स D2 फॉरवर्ड क्या होगा। तो मैंने यहां पर इक्वेशन लिख रखा है और इस इक्वेशन से हमने ओमेगा निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये ओमेगा आ गया, ओमेगा निकल आया। ओमेगा से एक साइकिल का टाइम निकल आया, एक साइकिल का टाइम आया 50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। क्योंकि गिवन वाला टाइम मिली सेकेंड है तो मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लिया, इधर ये कन्वर्जन लिखा हुआ है, और मिली सेकेंड में जब निकाला तो ये आ गया 20 मिली सेकेंड। अब जो गिवन वाला टाइम है 15 मिली सेकेंड, देखो वो 3t/4 है, कैलकुलेट करके देख लो, 3/4 t की वैल्यू है 20 मिली सेकेंड, 4 5 15 मिली सेकेंड। अब ये 3t/4 वाला जो टाइम है, अगर आप ग्राफ बनाएं एसी की साइकिल का, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाला टाइम होगा t/4, ये टाइम होगा t/2, ये वाला टाइम होगा 3t/4। तो यानी कि जो ये टाइम दिया गया है 3t/4, ये वो टाइम है जब एसी की नेगेटिव साइकिल होगी। और क्या सीखते चले आए हैं हम लोग, पहले हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड D2 रिवर्स, बट इस क्वेश्चन में जो साइकिल काम कर रही है वो हाफ साइकिल नेगेटिव है। नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो D2 हो जाएगा फॉरवर्ड और D1 हो जाएगा रिवर्स, यानी D1 रिवर्स और D2 फॉरवर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप। यूनिफॉर्म रॉड है, आप देख सकते हैं AB रॉड है, यहां पर 20 kg उसका वेट मास है, तो मैंने यहाँ पे W लिखा है, W इज इक्वल टू हो जाएगा mg, तो m की वैल्यू वहां पे 20 लिखी जाएगी, और G फॉर G, क्वेश्चन में G 10 लेना है। वर्टिकल वॉल पर ये 60 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो वॉल है वो आपका स्मूथ है, और फ्लोर यानी कि जो फ्लोर है वो आपका, क्वेश्चन में जो फ्लोर है दैट इज रफ, तो ये आपका रफ वाला फ्लोर है ये। तो ये जो फ्लोर है ये रॉड आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने क्लासेस में किया है, नॉर्मल रिएक्शन दिखा रखे हैं या फ्रिक्शन फोर्स दिखा रखे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी मैंने एक बार फिर से। और जब आप इसका, चूंकि इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, मैंने A के अबाउट टॉर्क लिया, जब आप A के अबाउट टॉर्क लोगे, पूरा आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व किया गया, तो रिजल्ट आ गया W/2 cot थीटा, W की वैल्यू है mg/2, और cot थीटा, थीटा कितना है क्वेश्चन में, मेरे डिस्कशन का थीटा ये है, तो क्वेश्चन में जो थीटा 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। पुट अप द वैल्यू, m फॉर 20, G फॉर 10 अपॉन में 2, 10 10 जा, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि रिजल्ट आ गया 100√3। कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। हल्का फुल्का ही क्वेश्चन है ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। 16 के बाद 17 चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल पा रहा होगा कि ये क्वेश्चन भी आपने कई बार टेस्ट में आपने कई बार क्वेश्चन दिया है। 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B, आप देख सकते हैं A स्फीयर है B स्फीयर है, ये A स्फीयर है और ये B स्फीयर है। आइडेंटिकल चार्ज QQ है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है, इनके बीच में फोर्स F है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में r², ये फोर्स हो गया। फिर एक तीसरा वाला स्फीयर है जिसको मैंने यहाँ पे C सपोज किया कि तीसरा वाला स्फीयर C है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर 0 चार्ज है, दोनों ने टच किया। ये रहा तुम्हारे टचिंग की सिचुएशन का कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑन ईच आफ्टर द टचिंग 1/2 टोटल चार्ज दोनों का बिफोर टचिंग। तो जब टच नहीं किया गया तो दोनों का चार्ज टोटल कितना हो जाएगा 0 + Q, और टच के बाद इसी का आधा आधा दोनों को मिलेगा, तो टच करने के बाद में A पर Q/2 हो गया, C पर Q/2 हो गया। फिर क्वेश्चन में कहता है ये जो दूसरा एक्स्ट्रा वाला स्फीयर था उसने B को टच किया, A को टच करने के बाद A पर Q/2 आ चुका है,
अब इन दोनों की टचिंग होने वाली है, तो टचिंग से पहले कुल कितना चार्ज होगा, Q/2 प्लस Q, 3Q/2। इसका आधा करोगे कितना आएगा, 3Q/4, यानी बी पर जो चार्ज होगा वो 3Q/4 होगा। क्वेश्चन में आप देखें तो डिस्टेंस जैसी फीचर पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वही आ रहा है। तो अब नया वाला फोर्स अगर हम F' लें तो यहां पर हो जाएगा K Q1 माने Q/2, Q2 माने 3Q/4 और अपॉन में डिस्टेंस R²। वैल्यू सेट कर दीजिए, आंसर आपको मिल चुका है। देखिए KQ², ये K है और ये आपका Q² है और ये R², इसकी जगह पर आप F लिख सकते हो, तो रिजल्ट आ गया F/3, F/8 रिजल्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज सेकेंड। मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन में जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट दिया है तो टॉपिक वाइज में एक बार दो बार मिला होगा, फिर ये मॉडल पेपर में कम से कम 2 से 3 बार ये आपको क्वेश्चन मिल चुका है। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दो सिटीज हैं एक्स और वाई, रेगुलर बस सर्विस है दोनों सिटीज के बीच में और टी टाइम पर बस चलती है, यानी कि एक्स से वाई तक जाने में जो टाइम टी लगता है बस को, क्योंकि टी टाइम के बाद बस चलनी है। तो अगर एक्स से कोई बस चली है और टी टाइम के बाद जब वो वहां पहुंच जाएगी वाई पर, तो वाई से फिर बस निकलेगी एक्स की तरफ। तो यानी एक्स से वाई तक की जर्नी का जो टाइम है वो टी है। एक गर्ल है जो कि स्कूटी से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और एक्स से वाई जा रही है। तो ये देखिए एक्स से वाई जा रही है। ये गर्ल देखती है कि हर 30 मिनट में जो बस एक्स से वाई जा रही है, तो हर 30 मिनट में वो जो है उसको नोटिस एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन, हर 30 मिनट में बस उसको जो है ओवरटेक कर लेती है। और इधर से जो बस आ रही है वाई से एक्स की तरफ हर 10 मिनट में। तो अगर मैं एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस एक्स डी ले लेता हूं और बस की स्पीड हमने v लिख रखी है, देखिए बस की स्पीड v km पर आ रहा है, तो रेस्पेक्ट टू द गर्ल जो बस की स्पीड होगी वो हो जाएगी v-60। इस रेस्पेक्ट टू द गर्ल, इस पॉइंट को आप समझिएगा भाई, रेस्पेक्ट टू गर्ल, g फॉर गर्ल, जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी v-60। और ये हम बात कर रहे हैं x से y की तरफ। तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड है v-60। और क्वेश्चन में देखिए टाइम दिया है मिनट्स में, तो इसको जब आप आवर्स में बदलेंगे तो 30/60। और जरा यहां से जो बस जा रही है उसके लिए बात करें तो रेस्पेक्ट टू g फॉर गर्ल, जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी v+60। लेकिन ये वो बस है जो y से x की तरफ जा रही है, y से x की तरफ जो बस जा रही है। तो डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू v+60। और स्टूडेंट देखिए वहां के लिए टाइम दिया मिनट्स में 10, तो ये आ जाएगा 10/60। दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट इक्वल हैं। जब आप दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट इक्वल और राइट इक्वल करोगे तो v मिलेगा, और v मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर। और v की वैल्यू कैपिटल T भी पूछा है तो कैपिटल T भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वी आर लकी, क्यों एक्स्ट्रा काम करें, कोई छोटा पेपर तो दे नहीं रहे जो एक्स्ट्रा टाइम है। आप देखिए 120 के साथ केवल एक ही ऑप्शन ही तो है ये, तो वाई वी आर वरिंग अबाउट द टाइम। अरे 120 के साथ एक ऑप्शन है, मिल गया हमको आंसर। टाइम भी निकलना चाहे निकाल आएंगे, v की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, d आ जाएगा, d इज इक्वल टू vt लिख देंगे, d इज इक्वल टू vt, तो टाइम आ जाएगा, बट नो नीड ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। एक कंटेनर है जिसके 2 चेंबर हैं, पहले चेंबर में 2 लीटर का वॉल्यूम है, नेक्स्ट में 3 लीटर वॉल्यूम है, और एक पार्टीशन से इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमने ये पार्टीशन हटा लिया है, मोल भी दिए गए वहां पर, प्रेशर भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, अटेन्स द इक्विलिब्रियम। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो आपको किसकी याद आएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर यूज करिए P1 V1 प्लस का P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P मिक्सचर V मिक्सचर। तो P1 मींस पहले कितना प्रेशर है, क्वेश्चन में 1 atm है, वॉल्यूम 2 लीटर है। क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रेशर है दैट इज 2, वॉल्यूम है वहां पर 3, और मिक्सचर का प्रेशर चाहिए V मिक्सचर क्या होता है, दोनों वॉल्यूम का टोटल। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में V1 और V2 इनका टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहां से P मिक्सचर आ जाएगा 3 2 जा 6, 8/6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 8/6। तो ये आ जाएगा 2 4 जा वॉल्यूम आ जाएगा 3 2 5, सॉरी ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 1.6 सॉल्व करने पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चमक रहा? दैट इज 4th है। थोड़ा सा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20। डी ब्रॉडली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 स्टेट में, जो कि क्लोज टू मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्लोज टू कितना होगा? तो डी ब्रॉडली वेवलेंथ पूछी है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की, जो कि n बराबर 2 का है। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हमें पता है, जब हम लोग क्लास में इसको देखते हैं तो ये होता है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू ये होती है। अगर आप नैनोमीटर में जाएंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी, 0 एक और आ जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जी ऐसा देखिए, ऐसा मानिए कि ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को बोर रेडियस कहा करते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बोर रेडियस आप जानते थे 0.053, ऐसा समझिए कि वो 0.052 है। तो लिख लिया मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा था। n की वैल्यू आपकी क्या है? 2 है, और हाइड्रोजन एटम है क्या क्वेश्चन में? हाँ, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 हो गया। तो देखिए ये आपकी रेडियस आ गई, जिसका नाम था सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आ गया। अब यहां से उस इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस मिल चुका है, कह रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। और बोर्स मॉडल को हमें यूज करना है क्या? हाँ देखो लिखा हुआ है बोर रेडियस, यानी बोर के बारे में सोचना, नील्स बोर के बारे में। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम का फंडा हो गया, यहां से mv आ गया NH/2π। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है H/P, P माने mv। mv की वैल्यू कितनी है? NH/2πr। यहां से आ गया 2πr अपॉन में n की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया π/r। पाई की वैल्यू है 3.14, और रेडियस आपने सेकेंड ऑर्बिट में निकाल ली है 0.212 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.67 नैनोमीटर, यानी कि 4th ऑप्शन आएगा। 20 नंबर 21 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।